नमो धन्वंतरी। विजन आयुर्वेद अकेडमी ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में मैं वैद्य गौरीशंकर डोमाजी टुकड़े आप सभी का सहर्ष स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ऑनलाइन लेक्चर सीरीज के अंतर्गत आज हम पंचकर्म यह विषय शुरू करने जा रहे हैं। तो उससे पूर्व पंचकर्म विषय की पार्श्वभूमि पता होना हमें बहुत ही आवश्यक है। देखा जाए तो पंचकर्म यह विषय आप फाइनल ईयर में एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं, किंतु जब हम संहिता के और नजर डालते हैं तो हमको यह विषय विस्तृत रूप में संहिताओं में फैला हुआ दिखता है। तो इनको संहिताओं में से कलेक्ट करके हमारा पढ़ने का एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू तरीका होता है। तो चरक संहिता का जब हम विचार करते हैं तो यह विषय सूत्र स्थान के दूसरे अध्याय में, 15वें अध्याय में और 16वें अध्याय में वर्णित है। इसके अलावा कल्पस्थान और सिद्धि स्थान के रूप में 1 से 12 अध्याय में यह चरक जी ने पंचकर्म का विस्तृत वर्णन किया है। उसके अलावा जब कंपेरेटिव हम सुश्रुत का देखते हैं तो सुश्रुत जी ने चिकित्सा स्थान में पंचकर्म विषय वर्णन किया, जिसमें का 31 से लेकर 40वें अध्याय तक। 31 जो अध्याय वह स्नेहाध्याय है और 40th अध्याय जो वह नस्य कवल कंडूष्य विधि अध्याय है। वाग्भट जी ने अष्टांगोदयकार ने सूत्र स्थान 16वें अध्याय से लेकर 20वें अध्याय तक बृहद पंचकर्म का वर्णन किया। उसके पश्चात लघु पंचकर्म आपको जैसे कि गंडूष, धूमपान वगैरह आपको नेक्स्ट चैप्टर्स में देखने को मिलते हैं। शारंगधर जी ने जब पंचकर्म विषय का वर्णन किया तो वह उत्तरखंड में किया। तो दोस्तों, आज हम पंचकर्म विषय शुरुआत करते वक्त सबसे पहले सिद्धि स्थान यह शुरू करने जा रहे हैं, जिसके सबसे पहले अध्याय का नाम है कल्पना सिद्धि अध्याय। तो शुरू करें कल्पना सिद्धि अध्याय। तो शुरू करें चरक सिद्धि स्थान। चरक सिद्धि स्थान में कुल 12 अध्याय है। ये जो 12 अध्याय है ये द्रुडबल जी ने जोड़े हैं चरक संहिता में। इसके संदर्भ में एक श्लोक आपको हर अध्याय के लास्ट में, कौन से सिद्धि स्थान और कल्पस्थान के अध्याय के लास्ट में मिलेगा। अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते दृढ़बलेन संपूरिता, इस तरीके का एक श्लोक मिलेगा। ये ऐसा सजेस्ट करता है कि चरक संहिता में सिद्धि स्थान और कल्पस्थान जो जोड़ा है वो किसने जोड़ा है? दृढ़बल जी ने जोड़ा है। किसने जोड़ा है? दृढ़बल जी ने। तो ये आपको ये एक याद करना पड़ेगा। इसका डिटेल्स में सूत्रस्थान जब पढ़ाता हूँ तो पूरे चरक संहिता का निर्माण कैसा है वो पढ़ाता हूँ। अभी हम डायरेक्टली विषय पर जाएंगे। तो पहला चैप्टर है हमारा कल्पना सिद्धि। तो कल्पना सिद्धि ये जो अध्याय है, यहाँ पर पंचकर्म कल्पना का वर्णन है। किसका? पंचकर्म कल्पना का वर्णन है। तो वो भी कैसे दिया हुआ है? संक्षिप्त रूप से दिया हुआ है। यहाँ पर कौन से रूप में? संक्षिप्त रूप में, मतलब शॉर्ट में हर एक कर्म का वमन, विरेचन, निरोह, अनुवासन, नस्य, इनका वर्णन संक्षिप्त रूप से आचार्य चरक ने यहाँ पर दिया है। शुरुआत करेंगे कल्पना सिद्धि अध्याय। तो कल्पना सिद्धि अध्याय में जैसे कि हमने अभी देखा था, पंचकर्म का संक्षिप्त रूप में वर्णन है। कैसा है? संक्षिप्त रूप में वर्णन है। अब ये अध्याय बना कैसा है, मतलब दृढ़बल जी ने लिखा है। उन्होंने आत्रेय और अग्निवेश जी का संवाद कैसा हुआ था वो लिखा हुआ है। ओके, तो क्या लिखा है? तो कुल 12 प्रश्नों का ऊहापोह ये अध्याय में हुआ है। पंचकर्म से संबंधित 12 प्रश्न, जैसे कि स्नेहन कब करना है, या फिर स्नेहन किसमें कितने दिन करना है, स्नेहन के संदर्भ में बताइए, स्वेदन के लाभ क्या है, आहार कौन सा लेना चाहिए, इस तरीके के टोटल 12 प्रश्नों का ऊहापोह पंचकर्म संबंधित कल्पना सिद्धि अध्याय में किया हुआ है। तो अध्याय का ही नाम हम पहले अच्छे से पढ़े थे, कल्पना। कौन सी कल्पना? तो पंचकर्म कल्पना। कौन सी कल्पना? पंचकर्म कल्पना। अब ये पंचकर्म की कल्पनाओं का प्रयोग करने से क्या सिद्धि प्राप्त होगी, है ना? तो सिद्धि क्या प्राप्ति होती है? तो बस्ती की क्या सिद्धि होगी, वमन की क्या होगी, विरेचन की क्या होगी, ये सब वर्णन ये अध्याय में। इसलिए ये अध्याय का नाम रखा गया है कल्पना सिद्धि अध्याय। क्या रखा गया है? कल्पना सिद्धि अध्याय। कुल कितने प्रश्नों का वर्णन है? 12 प्रश्नों का वर्णन है। अब हमारा जो ये टेबल बना हुआ है ये पूरा वो 12 प्रश्नों पर आधारित है। हम यहाँ पर प्रश्न का नाम नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्टली आंसर लिखेंगे। ओके, तो पूर्व कर्म सभी को पता होता है। पूर्व कर्म में स्नेहन होता है, स्वेदन होता है, और एक दिन पूर्व क्या आहार लेना चाहिए ये होता है। तो ये कुछ टॉपिक्स आपको ऑलरेडी याद है, जैसे कि क्रूर कोष्ठ में 7 दिन तक स्नेहपान कराया जाता है, मृदु कोष्ठ में 3 दिन तक किया जाता है। अब ये भी आपको पता होता है कि 7 दिन के पश्चात स्नेहपान क्यों नहीं कराना चाहिए 8वें दिन। इसका कारण ऐसा है कि 7 दिन के पश्चात स्नेह 7 में हो जाता है, मतलब 7 दिन में क्या हो जाएगा? स्नेह 7 में हो जाएगा, और 8वें दिन से फिर आप वो स्नेह का उपयोग शरीर पर कुछ नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, कितने दिन पश्चात स्नेह 7 में हो जाता है? तो 7 दिन पश्चात हो जाता है। कितने दिन पश्चात हो जाता है? 7 दिन पश्चात हो जाता है। अब यहाँ पर एक वैशिष्ट्यपूर्ण ऐसा क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, एक क्वेश्चन निर्माण आया, मतलब चक्रपाणी जो टीकाकार है उनके मन में एक प्रश्न आया, और
को वो आंसर उन्होंने खुद ही दे दिया। क्या आंसर दिया उन्होंने कि एक प्रश्न क्या पूछा उन्होंने, खुद से ही पूछा कि ऐसा हो सकता है कि आप पंचकर्म के लिए स्नेहपान शुरुआत करते हो, लेकिन 7 दिन होने के पश्चात भी सम्यक स्नेहन के लक्षण नहीं निर्माण हुए। किसके? सम्यक स्नेहन के। अब सम्यक स्नेहन के लक्षण नहीं निर्माण हुए तो आप स्नेहपान कैसे बंद करोगे? किंतु नियम तो ये बताया हुआ है कि 7 दिन पश्चात स्नेह साथ में हो जाता है, तो 8वें दिन दोगे तो स्नेह तो साथ में हो जाएगा। फिर तो क्या करना है? तो इसके लिए चक्रपाणी जी ने बता के रखा है हमें कि 7 दिन में यदि 7 दिन में यदि सम्यक स्नेह ना हो तो 8वें दिन विश्राम दे, यानी कि 8वें दिन आपको स्नेह देना नहीं है। फिर क्या करना? तो 9वें दिन से वर्धमान, मतलब गैप दो एक दिन की, और 9वें दिन से फिर से वर्धमान मात्रा में स्नेह दो। तो देखो आपके पास दो कंडीशन आ गई थी। पहली कंडीशन 7 दिन हो गए, 8वें दिन स्नेह देना है या नहीं देना है? नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? तो स्नेह साथ में हो जाता है। तो कितने दिन बाद स्नेह साथ में हो जाता है? 7 दिन बाद स्नेह साथ में हो जाता है। अब इसमें चक्रपाणी जी को प्रश्न पड़ा था कि अगर किसी का स्नेहपान ही पूरा ना हो तो सम्यक स्नेहन के जो वातानुलोम्यम, दीप्तो अग्निर्वच, ये लक्षण ही निर्माण नहीं हुए तो क्या करना? तो 8वें दिन गैप दे देना और 9वें दिन से वर्धमान मात्रा में स्नेह का प्रयोग करना। अब स्नेहपान का लाभ क्या होता है ये लगभग आपको सभी को याद होता है, लेकिन ये टिपिकल शब्द आपको याद करने हैं। देख लो। तो पहला ये वात का हनन करेगा, अनिलम हंति। दूसरा मृदु करोति देहम, ये भी पता होता है कि शरीर को मृदु करता है स्नेह। और मलानाम संगम विनियंती, इसका मतलब ये है इट सेपरेट्स द टॉक्सिन्स फ्रॉम द टिश्यूज एंड द सेल्स ऑफ द बॉडी। ओके, अब आपको पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी में दो प्रकार के टॉक्सिन्स होते हैं, एक वाटर सोल्यूबल, दूसरे फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल जो टॉक्सिन होते हैं वह लैक्रिमल फ्लूइड, यूरिन, इनके थ्रू बाहर तो निकल जाते हैं, किंतु फैट सोल्यूबल के लिए ऐसा कोई भी सिस्टम अदर देन स्टूल के द्वारा बाहर निकलना हमारे बॉडी में नहीं है। तो इसलिए जब हम स्नेहपान करते हैं तो स्नेहपान के पहले दिन जो हम स्नेह देते हैं उसको पचाने के लिए हमारे बॉडी में डियोडिनम में, गाल ब्लैडर में से बाइल एसिड और बाइल साल्ट आते हैं। अब बाइल साल्ट के बारे में हम सभी को यह पता होता है कि यह इनमें कोलेस्ट्रॉल, टॉक्सिन्स, फैट सोल्यूबल टॉक्सिन्स, मेटाबोलाइट ऑफ वेरियस ड्रग्स, वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं जो अनयूजफुल होते हैं उनको बाहर निकालना आवश्यक होता है, वह रहते हैं। अब यह जो स्नेह को पचाने के लिए बाइल आया है वह जितना आया है उसके 94% रीएब्जॉर्ब हो जाता है। समझ में आ रहा है? अब ये रीएब्जॉर्ब हो गया, अब नेक्स्ट डे आपने फिर से मात्रा बढ़ा कर दी तो ये फिर से बड़े हुए प्रपोर्शन में बॉडी में आएगा, सॉरी डियोडिनम में आएगा। डियोडिनम में आने के बाद फिर से 94% रीएब्जॉर्ब होगा। तो ये जो स्नेह वहां पर गाल ब्लैडर में जाएगा बाइल के थ्रू, रीएब्जॉर्प्शन के थ्रू, वह टॉक्सिन्स को अपने में डिजोल्व करके लेते जाएगा और बाइल में मिक्स होकर फिर से आते जाएगा। ऐसी प्रोसेस 3 दिन, 5 दिन या 7 दिन, जितने दिन आप स्नेह देते हो तब तक की चलती है। अब 8वें दिन हम वमन से पहले रेस्ट दे देते हैं, लेकिन बॉडी को जो आदत पड़ी है बाइल को कोष्ठ में लाने की, यानी कि डियोडिनम में लाने की, वो तो टूटी नहीं है। इसी का फायदा उठाते हुए हम 9वें दिन उस रुग्ण को वामक औषधि और वमनोपक काढ़ा पिलाकर जो बाइल की आदत थी और बाइल कोष्ठ में आया था वह निकलने तक वमन करते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं? पित्तांत वमन। और इस पित्त में, इस बाइल में ही टॉक्सिन्स हमारे बॉडी से बाहर गिर। इस आधार पर हम स्नेहन के बारे में कह सकते हैं फैट सोल्यूबल टॉक्सिका नाम अर्थात मला नाम संगम विनिहंति, यह स्नेहन का कार्य है ना, ये ध्यान में रखना है। और मोस्ट ऑफ द टॉक्सिन्स ये फैट सोल्यूबल होते हैं, इसलिए स्नेहन हमारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, ऐसा कहा जाता है। और ये सबसे बेस्ट टेक्निक है टॉक्सिन्स को बाहर निकालने की। अब स्नेहन हो गया आपका, तो स्वेदन क्या करोगे? स्वेदन कैसे करोगे? स्वेदन का लाभ क्या होगा आपको? तो सूक्ष्म अयनेषु लीनम दोषम नयति द्रवत्वम। देखो स्नेहन ने क्या किया? सेपरेट किया, है ना? स्नेहन ने क्या किया? तो सेपरेट किया टॉक्सिन्स को। अब ये जो टॉक्सिन सेपरेट थे इनको इमल्सिफाई करना पड़ेगा ताकि ये फैट सोल्यूबल बन जाए, मतलब फैट में जाकर घुल मिल जाए अच्छे से, या फिर बाइल में जाकर घुल मिल जाए, है ना, ताकि वो बाहर आने के लिए तैयार रह पाए। तो वो काम कौन करता है? तो स्वेदन करता है। वो क्या करता है? उसको लिक्विफाई कर देता है। कौन से? सेपरेटेड टॉक्सिन्स को, बराबर है। और ये फिर बाइल में मिलकर हमारे कहाँ पर आते हैं? कोष्ठ में आते हैं। इतना ध्यान में रखना है आपको। तो स्नेहन का फायदा था अनिलम हंति मृदु करोति देहम मलानाम संगम विनिहंति। और स्नेहन
के पश्चात जो स्वेदन करते हो उसका लाभ था सूक्ष्मेषु अयनेषु लीनम दोषम नयति द्रवत्वम। ओके, बाद में मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा, आपको आंसर देना है। अब आपका स्नेहन भी हो गया, स्वेदन भी हो गया, तो क्या करते हो, एक दिन पूर्व आपको उसको आइदर कफ प्रकोपक आहार या फिर पित्त मतलब विरेचन के दृष्टि से आहार देना पड़ेगा। तो वमन के लिए एक दिन पूर्व आहार कैसा दिया जाता है, पहली स्टेप कफ उत्क्लेशक, ये हो गया सिद्धांत। दूसरा, आप कफ उत्क्लेशक कौन सी चीजें होती है, तो उसमें का एग्जांपल दे दिया मांस रस का। तो कौन से मांस, ग्राम्य, आनुप, उदक, ये ध्यान में रख लो। आनुप और उदक ये दोनों क्या है, एक्वेटिक है ना, एक्वेटिक माउस। अब एक्वेटिक मतलब पानी, तो पानी वाले जो माउस रहने वाले ऑब्वियस है वो कफोत्क्लेशक रहेंगे, ये लॉजिकली आपको समझ जाना चाहिए। उसके बाद क्षीर, क्षीर भी सबको पता है कफ बढ़ाता है। उसके बाद कफवर्धन, ऐसे कौन से गुण है, आपको गुण देखने पड़ेंगे, कौन से गुणात्मक आप आहार लोगे तो वमन अच्छे से होगा, तो द्रव तथा सूजर। अब आप बोलोगे कि सर ऐसा ही आहार क्यों लेना है, तो ये ध्यान में रखो, आपको हल्का आहार लेना है। ये आहार क्या होगा, इजीली पच जाए। सूजर मतलब सम्यक पचन होने वाला है ना, इजीली पचने वाला, नहीं तो क्या हो जाएगा, वमन के दिन अजीर्ण रहेगा अगर आपने एक दिन पहले सम्यक पचने वाला आहार नहीं दिया तो फिर से एक बार देखेंगे, वमन के लिए कफोत्क्लेशक आहार देना है, मांस अगर देना है तो ग्राम्य अनुप उदक है ना, GAA। उसके बाद मांस या उसके बाद क्षीर और द्रव सूजर गुणात्मक आहार। अब विरेचन के एक दिन पहले कैसे देना, ये देखो, अब यहाँ पर थोड़ा सा आप अवेयर हो जाओ क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक चेंज होने वाला है, आपको जो लगता है वैसा नहीं दिया है यहाँ पर। एक तो अपोजिट हो गया, अनुप के अपोजिट जंगल मांस है, ये भी याद रह जाएगा। अब इसमें देखो यूश और सस्नेह, अब मैं ये बोलूंगा आपको कि यूश क्यों सिलेक्ट किया, तो जो दालें होती है ना, मुद्ग वगैरह, ये रुक्ष होती है, बराबर है, और आपको विरेचन के लिए कफ ज्यादा नहीं होना, आपको पित्त ज्यादा होना, राइट है। अगर कफ ज्यादा रहेगा तो वमन हो जाएगा, विरेचन नहीं होगा। तो ये कौन कम करेगा, तो रुक्षन करने वाला द्रव्य। अब केवल रुक्ष देकर चलेगा क्या, अगर रुक्ष दोगे तो बॉडी की एनर्जी कम हो जाएगी और विरेचन के दिन आपको बहुत जल्दी थकवा आ जाएगा, है ना, क्लम आ जाएगा। तो वो टालने हेतु आपको एक दिन पहले जो यूश देने वाले हो विरेचन में, वो कैसा देने वाले हो, सस्नेह। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, यूश यह रुक्ष होता है। अब केवल रुक्ष आहार अगर आप विरेचन के एक दिन पहले दोगे तो शरीर में क्षीणता आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्यों, तो नेक्स्ट दिन विरेचन होगा उससे, ठीक है। अब ये कंडीशन न आए इसलिए आपको प्रोफाइलैक्टिक करके यूश में स्नेह डालना है। अब यूश ही क्यों सिलेक्ट किया, तो यूश सिलेक्ट करने का कारण ऐसा है, वह रुक्ष होने के कारण कफ को बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि कफ अगर ज्यादा रहेगा, अगर आप चावल दे दिया इस दिन आपने विरेचन के एक दिन पहले, तो वो कफ को बढ़ाएगा और विरेचन में बाधा करेगा। ओके, तो इसलिए यूश का सिलेक्शन। तो इतना ध्यान में रखो, कफ प्रधान आहार देना है वमन में, और कफ न बढ़ाने वाला, यहाँ पर श्लोक का शब्द देखो, कफ न बढ़ाने वाला, यहाँ पर कहीं पर शब्द प्रयोग पित्त बढ़ाने वाला नहीं किया है, समझ में आ रहा है। यहाँ पर बोला कि कफ को ना बढ़ाओ, क्योंकि पित्त बढ़ा हुआ ही था तभी आपने विरेचन कर्म सिलेक्ट किया है, ये लॉजिकल है, ठीक है। तो कफ को न बढ़ाने वाला आहार आपको देना है। अब गुण कौन से होना, उसके लघु अशित, जैसे कि हमने वमन में पढ़ा द्रव सुजर, वैसे हमने विरेचन में पढ़ा लघु अशित। अब लघु अशित, अशित का मीनिंग होता है उष्ण, विपर्य तंत्र युक्ति, आप मीनिंग समझ लो उसका, अशित है ना, तो ये समझ में आ जाएगा। तो ये टेबल में हमने क्या क्या पढ़ा, स्नेहन, स्नेहन क्रूर कोष्ठ में कितने दिन तक, 7 दिन तक, मृदु कोष्ठ में 3 दिन तक, 7 दिन पश्चात स्नेह 7वें हो जाता है। 7 दिन में स्नेहन सम्यक ना हो तो क्या करोगे, 8वें दिन विश्राम दोगे और 9वें दिन से वर्धमान मात्रा में दोगे। अब स्नेहन का लाभ क्या होता है, तो ये क्या करता है, मल को यानी कि दोषों को यानी कि टॉक्सिन्स को टिश्यू या फिर सेल्स से या फिर ऑर्गन से सेपरेट करता है, और सेपरेट करता है और हमारे शरीर को क्या करता है, मृदु करता है। ऑब्वियसली स्नेह के कारण वात का शमन होगा यानी कि अनिलम हंति। अब स्नेहन हो गया, स्नेहन के पश्चात जो स्वेदन करते हो, स्नेहन पश्चात स्वेदन, ऐसा याद रखना है। स्नेहन पश्चात किया गया स्वेदन क्या करेगा, जो टॉक्सिन सेपरेट हुए थे सूक्ष्म स्रोतसों में के, सूक्ष्मेशु अयनेशु लीनम दोषम, लीन हुए जो दोष थे, मतलब डीप टॉक्सिन्स जो थे, दोष जो थे, उनको इन्होंने सेपरेटेड दोषों को क्या किया, तो द्रवत्व लिक्विफाई किया, ताकि वो इजीली बाइल में मिक्स हो जाए और बाइल सॉल्युबल होकर वो वहां से कोष्ठ में आ जाए। तीसरा, अब वमन के एक दिन पहले कैसे आहार दोगे, तो सबसे पहला नियम है कफोत्क्लेशक। कफोत्क्लेशक का एग्जांपल मांस के रूप में बताओ तो आनुप, औदक, ग्राम्य। उसके बाद और एक एग्जांपल बताओ तो क्षीर, बाद में
गुणात्मक कौन सा आहार दोगे, तो द्रव सूजर वमन में। विरेचन में क्या करोगे, तो जांगल मांसरस प्लस युष दोगे आप। यहाँ पर चावल दोगे क्या, नहीं, ओदन नहीं दोगे, क्या दोगे, तो युष दोगे, क्योंकि युष यह वृक्ष होता है, लेकिन वृक्षता बहुत ज्यादा नहीं बढ़ानी, इसलिए थोड़ा सा उसमें स्नेह डाल देना। किंतु आपको विरेचन के वक्त ध्यान क्या रखना है कि किसी भी तरीके से कफ की वृद्धि ना हो, यानी कि आहार कैसा देना है, कफ अवृद्धि कर। ओके, और गुणात्मक कौन सा देना है, तो लघु अशीत। तो ये टेबल था आपका पूर्व कर्म का, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये हमको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो पूर्व कर्म हमारा हो गया। पश्चात, अब सॉरी, अब प्रधान कर्म। अब प्रधान कर्म ऑब्वियस है, वैसे भी हम बस्ती के लिए स्नेहन स्वेदन नहीं करते हैं, है ना, सॉरी, आभ्यंतर स्नेहपान नहीं करते, तो डायरेक्टली हम सिर्फ वमन विरेचन का उल्लेख यहाँ पर करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अवस्था, कौन सी अवस्था में वमन अच्छे से होगा और कौन सी अवस्था में विरेचन अच्छे से होगा। ओके, तो देखो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मैंने थोड़ा प्रैक्टिकली टॉपिक समझाने की कोशिश करी थी आपको, मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू भी, तो इतना ध्यान में रखना, सेपरेशन ऑफ द टॉक्सिन्स ये काम स्नेहन करेगा और उसको लिक्विफाई करने का काम स्वेदन करेगा। अब प्रधान कर्म वमन या फिर विरेचन। अब कौन सी अवस्था में वमन अच्छा होगा, श्लेष्मोत्तरम। यहाँ पर उत्तर का मीनिंग है बढ़ा हुआ, यानी कि रुद्ध, है ना। तो श्लेष्मा अगर बढ़ा हुआ है तो छर्दी अच्छे से होगी। अदुखम यानी कि रुद्ध कफावस्था में बिना किसी तकलीफ के वमन होगा। और विरेचन, विरिच्यते मंद कफस्तु, जहां पर मंद कफ रहेगा, मतलब अल्प कफ होना, कंडीशन कौन सी होना, अल्प कफ। ऑब्वियसली आपने सिलेक्शन ऑफ द विरेचन किस लिए किया है, पित्त के लिए ही किया है, लेकिन पित्त कब अच्छे से बाहर गिर पाएगा, जब कफ का प्रमाण मंद होगा, तो ये ध्यान में रखना। तो सम्यक विरेचन कब होता है, मंद कफावस्था में, और सम्यक वमन कब होता है, तो रुद्ध कफावस्था में। चलो बोलो, रुद्ध कफावस्था में सम्यक वमन, अल्प कफावस्था में सम्यक विरेचन, मंद कफावस्था में सम्यक विरेचन, और श्लेष्मोत्तरावस्था में उत्तम वमन। ओके, अब पश्चात कर्म। अब पश्चात कर्म समझने के लिए, अब आपने वमन कर दिया या फिर विरेचन कर दिया, तो शुद्धि होती है ना, शोधन होता है। तो शोधन होता है वो 3 प्रकार का शोधन होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का शोधन होता है। तो सम्यक शोधन कितने प्रकार का होगा, सम्यक शोधन कितने प्रकार का होगा, तो 3 प्रकार का, आइदर उत्तम और मध्यम शुद्धि, ये सम्यक शुद्धि बात कर रहे हैं अपन, हाँ, या फिर हीन शुद्धि, मतलब दोष सम्यक शुद्धि ही है, लेकिन उत्तम मात्रा में गिर सकते, मध्यम मात्रा में गिर सकते, या अल्प मात्रा में गिर सकते। तो ये 3 प्रकार की शुद्धि हो गई, उत्तम, मध्यम, हीन शुद्धि। ओके, ये पहला पॉइंट आपको याद कर लेना है। अब ये लगभग सभी को पता होता है कि जब उत्तम शुद्धि होती है तो संसर्जन क्रम कितने दिन तक दिया जाता है, ये याद ही होना आपको, ये आपने पढ़ा हुआ है, एग्जाम जस्ट दी हुई है आपने। ओके, 7 दिन तक उत्तम दिन, 7 दिन तक उत्तम शुद्धि में, मध्यम शुद्धि में 5 दिन तक, और हीन शुद्धि में 3 दिन तक, ये भी आपको पता होता है, राइट, बराबर है। तो संसर्जन क्रम उत्तम शुद्धि में कितने दिन तक दोगे, 7 दिन तक, मध्यम शुद्धि में 5 दिन तक, और तीसरा 3 दिन तक। अब तीसरा प्रश्न आप हम याद करेंगे, कौन सा तीसरा प्रश्न है कि आहार कौन सा देंगे हम संसर्जन क्रम में, बराबर है। अब आपने सम्यक शुद्धि पहचान ली, अब आप संसर्जन क्रम 7, 5 या फिर 3 दिन दोगे, तो आहार कौन सा सिलेक्शन करोगे, तो ये भी इजी है, इसको याद कर लेना। पेय विलेपिम, ठीक है, यूष और रस, रस यानी कि मांस रस, ठीक है। जिसको श्लोक याद नहीं करना है वो ऐसा याद रखना है आपको। तो पहला तो कौन सा आहार देने वाले हो संसर्जन में, वो याद कर लो। सबसे पहले आपने याद किया कि शुद्धि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, उत्तम, मध्यम, हीन। कितने दिन तक देते हैं उसमें संसर्जन क्रम, तो 7 दिन तक, 5 दिन तक या 3 दिन तक रिस्पेक्टिवली। उसके बाद हमने कौन सा आहार दिया जाएगा संसर्जन क्रम में, तो पेया विलेपी यूष मांसस। अब ये कैसा बनाया जाता है ये आपको भविष्य कल्पना में हो जाएगा, मैं वहां पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ये आपको ऑलरेडी पता है, ऐसा मैं कंसीडर कर रहा हूँ। तो पेय, पेय चावल से बनती है, विलेपी भी चावल से बनती है, यूष जो बनता है वो क्या नाम है, क्या कहते हैं उसको, दालों से बनता है, दाल जो होती है उनसे बनता है, और मांसरस तो पता है आपको, ठीक है। अब इसमें सिर्फ एक थोड़ा सा आपको याद ऐसा रखना है कि यूष जो रहेगा या फिर मांसरस जो बनता है वो 2 प्रकार का बनता है, यूष और मांसरस, ठीक है। कौन से 2 प्रकार का बनता है, एक तो अकृत बनता है या फिर कृत बनता है, राइट, अकृत या फिर कृत बनता है, इतना याद कर लेना। अब
आप बोलोगे कि यहाँ पर आप देखोगे श्लोक में तो कृत अकृतम च कृतम, तो अकृत पहले लिया गया है और कृत बाद में लिया गया है, तो ये भी क्रम आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अकृत पहले देना है वो पचने में इजी होता है, और बाद में कृत देना है वो थोड़ा पचने में कठिन होता है, इसलिए वो बाद में देना है। अब अकृत और कृत कैसा याद रखोगे, ए पहले आता है अल्फाबेटिकली और के लास्ट में आता है, बाद में आता है, तो ऐसा याद रख सकते हो। तो चलो अभी हम फिर से एक बार ये श्लोक को पढ़ेंगे। पेया विलेपिम अकृतम कृतम च युषम रसम, इतना श्लोक पहले याद करो। चलो बोलो, पेया विलेपिम अकृतम कृतम च युषम रसम। चलो बोलो, पेया विलेपिम अकृतम च कृतम युषम रसम। चलो बोलो, पेया विलेपिम अकृतम कृतम च युषम रसम, 3 बार बोलना है। हो गया, ये हो गया आपका याद। तो आहार आपने ये दिया। अब आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूं कि ये जो आप आहार देने वाले हो, बराबर है, ये कितने कितने अन्न काल तक दोगे। अब अन्न काल मतलब क्या, अन्न काल मतलब हम दिन में कितने बार भोजन करते हैं। तो प्रैक्टिकली इन जनरल में जो नियम है उस हिसाब से 2 बार भोजन करते हैं, एक तो सुबह में या फिर शाम में। तो एक दिन में कितने अन्न काल हुए, 2 अन्न काल। कितने अन्न काल हुए, 2 अन्न काल, ये हमको याद होना, एक दिन में 2 अन्न काल हो गए, बराबर है। तो इतना ध्यान में सिर्फ ये समझ लो कि अन्न काल किसको कहते हैं, ठीक है। अब ये पूछ रहा है, आगे का हमारा टॉपिक है कि क्रमेण सेवत सेवेत, नेक्स्ट लाइन पढ़ना है, क्रमेण सेवेत विशुद्ध काय से। विशुद्ध काय 3 प्रकार के होंगे, एक तो प्रधान, मध्यम या फिर अवर, यानी कि सम्यक शुद्धि 3 प्रकार की, प्रथम, मध्य या फिर अवर। अब ये जो 3 अवस्थाएं है, ये 3 अवस्था में कितने कितने देर तक आप एक एक अन्न दोगे, मतलब पेया उत्तम शुद्धि में कितने बार दोगे, तो 3 बार। कितने बार, 3 बार, बराबर। मध्यम शुद्धि में 2 बार, और हीन शुद्धि में 1 बार, ये भी आपको पता है इन जनरल में, तो मैं यहाँ पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। तो इतना समझ गया कि प्रधान शुद्धि में कितने अन्न काल तक पेया देना है, 3 अन्न काल तक। मध्यम शुद्धि में पेया कितने अन्न काल तक देना है, 2 अन्न काल तक, और अवर शुद्धि में 1 अन्न काल तक, ठीक है। विलेपी सेम, 3 2 1, है ना, ऐसा याद रखना है। बाद में कृत है। अब इसके बाद हम एक्चुअल टेबल पढ़ेंगे, ठीक है। बाद में कितने अन्न काल, ये गिनना कैसे है ये मैं बाद में बताऊंगा। ये जो 12, 8 और 4 दिया हुआ है ना, ये अन्न काल है। संसर्जन क्रम कितने अन्न काल तक, तो उत्तम शुद्धि में 12, मध्यम में 8 और हीन में 4, इतना पहले याद कर लो, उसका एक्सप्लेनेशन बाद में देता हूँ। कितने दिन तक संसर्जन करना है ऐसा पूछा तो 7, 5 और 3, और कितने अन्न काल करना है तो 12, 8 और 4, इतना याद में रखो। अब देखो, उत्तम शुद्धि में पहले 3 अन्न काल हर एक पदार्थ देना है, तो पेया पेया पेया, विलेपी विलेपी विलेपी। अब यहां से कॉन्शियस हो जाओ, क्यों कॉन्शियस होना है देख लो। सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि अकृतयुष पचने में इजी होता है, पहले अकृतयुष दे दो, बाद में 2 बार आपको कृतयुष देना है, राइट। ये उत्तम शुद्धि का हो गया। सेम मांसरस, पहले अकृत मांसरस दे देना, बाद में कृत मांसरस। अब मध्यम शुद्धि में आ जाओ, मध्यम शुद्धि में कितने कितने अन्न काल देना है, द्वि, तो 2 अन्न काल, पेया पेया विलेपी विलेपी, पहले 1 बार अकृत, 1 बार कृतयुष, 1 बार अकृत मांसरस, 1 बार कृत मांसरस, हो गया। बाद में हीन शुद्धि में एक एक ही अन्न काल देना है, तो पहले पेया, बाद में विलेपी, अब डायरेक्टली कृत दे देना, क्योंकि अग्नि इतना हनन नहीं हुआ है, क्योंकि शुद्धि बहुत कम हुई है, तो अग्नि हनन इतना नहीं है, अग्नि का मानदेय इतना नहीं है, इसलिए आप डायरेक्टली कृत दे सकते हो, तो कृतयुष और कृत मांसरस, तो ये आपका याद हो गया अभी। चलो, तो उत्तम शुद्धि में पेया पेया पेया, विलेपी विलेपी विलेपी, अकृत कृत कृत, अकृत कृत कृत। बाद में मध्यम शुद्धि में पेया पेया विलेपी विलेपी, अकृत कृत अकृत कृत। हीन शुद्धि में पेया विलेपी कृत कृत। इस तरीके से याद कर लिया। तो हमारे क्वेश्चंस 1 बाय 1 देखे हमने। सम्यक शुद्धि कितने प्रकार की, उत्तम, मध्यम, हीन। कितने दिन तक संसर्जन क्रम लोगे, 7, 5, 3 दिन तक रिस्पेक्टिवली। कौन सा आहार दोगे, पेया विलेपी अकृतम कृतम युषम च रसम च, ये हो गया आहार। अब उत्तम शुद्धि में कितने अन्न काल तक एक आहार दोगे, एक आहार यानी कि पेया या फिर विलेपी या फिर युष, तो 3। बाद में मध्यम शुद्धि में 2 अन्न काल, और हीन शुद्धि में 1 अन्न काल, हो गया। तो ये हमारा हो गया था। अब आपको ये क्वेश्चन आएगा कि कितने अन्न काल वाला, तो ये कैसे कैलकुलेट करना है। अभी हमने डिस्कशन क्या किया था कि 7 दिन तक आपको क्या करना है, 7 दिन तक आपको क्या करना है, तो उत्तम शुद्धि में संसर्जन क्रम करना है। एक दिन में कितने अन्न काल होते हैं ऐसा नेचुरली बोला था, तो 2 अन्न काल होते हैं। कितने अन्न काल होते हैं एक दिन में, तो 2 अन्न काल होते हैं,
यहाँ पर गिनते हैं हम, ठीक है। एक दिन में 2 अन्नकाल होते हैं, तो 7 दिन में कुल कितने हो गए, मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 14 अन्नकाल, ठीक है। कितने हो गए टोटल, 14 अन्नकाल। तो 7 दिन में टोटल कितने अन्नकाल हो गए, 14, बराबर है। इन जनरल नॉर्मल में, अब कुछ शोधन उदन नहीं, इन जनरल में 14 अन्नकाल हो गए। अब देखो ये 14 अन्नकाल जो थे, उसमें से एक अन्नकाल में तो आपने वमन कर लिया, ये देखो पहले दिन, सबसे पहले दिन, क्योंकि आपने संसर्जन क्रम शाम से शुरू किया ना, तो उस दिन सुबह क्या किया था आपने, कुछ भी नहीं लिया था, तो उस वक्त आपने वमन किया था, तो पहला अन्नकाल चले गया, वेस्ट हो गया वो वमन में। अब सबसे लास्ट अन्नकाल जो ये रहेगा ना, यहाँ पर सामान्य आहार लिख के रख देना। तो सबसे लास्ट जो अन्नकाल रहेगा, 14वां अन्नकाल, उसमें तो आप सामान्य आहार दोगे, तो ये संसर्जन में नहीं आएगा, बराबर। तो ये 2 चले गए, तो 14 में से 2 गए, कितने बचे, 12। देखो कैलकुलेशन। अब वैसे ही 8 का करेंगे। मध्यम शुद्धि में कितने दिन तक संसर्जन क्रम दिया जाता है, तो 5 दिन तक। अब 5 दिन के टोटल अन्नकाल कितने हो गए, तो 10 हो गए। अब 10 अन्नकाल अगर बन गए, तो 10 में से एक अन्नकाल में आपने दे दिया वमन, और दूसरे अन्नकाल में जो सबसे लास्ट वाला था, उसमें आपने सामान्य आहार दे दिया। क्या दिया आपने, सामान्य आहार। अब सामान्य आहार दे दिया, तो 2 अन्नकाल चले गए, तो 10 माइनस 8, 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8। अब इसका कर लो, अब इसका डायरेक्ट कैलकुलेशन बताओ, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2 इज द 4। तो ये हो गया आपका संसर्जन क्रम। तो दिस इज इम्पोर्टेंट। तो संसर्जन क्रम आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर अभी हम बहुत ज्यादा नहीं, आप शांति से देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। ये वीडियो आप अच्छे से देखोगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत समय इसमें देना इतना ये नहीं है। तो मैं फिर से एक बार क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, चलो। सम्यक शुद्धि में कितने दिन तक संसर्जन क्रम दे, 7 दिन तक। मध्यम शुद्धि में कितने दिन तक संसर्जन क्रम दे, 5। और हीन शुद्धि में 3। हीन और अवर सेम शब्द है, ठीक है। अब अवर के लिए और एक शब्द आता है, लिख के रख दो, जघन्य। क्या शब्द आता है, जघन्य। लिख देता हूं, जघन्य, जघन्य, ऐसा शब्द आता है, ये भी याद करना है, ठीक है। तो मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ आपको। नेक्स्ट, ये होने के बाद हमने क्या पढ़ा कि कौन सा आहार दोगे, है ना। तो पेया विलेपी अकृतम कृतम युषम रसम च। अब एक एक अन्नकाल, एक एक अन्न प्रधान शुद्धि में कितने बार, 3 बार, मध्यम शुद्धि में 2 बार, और अवर शुद्धि में 1 बार, ये भी हमने पढ़ लिया। अब टोटल हमने कैसा क्रम देखा था, अन्नकाल टोटल कितने गिने थे, तो 7 दिन वाला जो है उत्तम शुद्धि, उसमें 14 माइनस 2, 5 वाला यानी कि मध्यम शुद्धि वाला जो है, उसमें 10 माइनस 2, और हीन शुद्धि में 6 माइनस 2, ऐसा याद किया था। नेक्स्ट पॉइंट, चलो, ये हो गया हमारा संसर्जन क्रम भी हो गया। संसर्जन क्रम के बाद अब संसर्जन क्रम आपको डिसीजन किस पर लिया आपने, तो शुद्धि कैसी हुई थी इस बेसिस पर लिया ना। तो आपको शुद्धि की परीक्षा करना पड़ेगा, है ना। आप वमन कर रहे हो, विरेचन कर रहे हो, तो उस वक्त दोषों का प्रवर्तन कैसा हो रहा है, कितनी मात्रा में हो रहा है, कितने प्रमाण में हो रहा है, वेग कितने आ रहे हैं, ये परीक्षा आपको करनी पड़ेगी। तभी आप डिसीजन ले पाओगे कि इसकी प्रवर शुद्धि हुई है, मध्यम शुद्धि हुई है, या अवर शुद्धि हुई है। क्या बोला मैंने, आपको परीक्षा करनी चाहिए। यानी कि ये टॉपिक एक्चुअल संसर्जन से पहले लेना चाहिए था, लेकिन पेज का जो एडजस्टमेंट है उस हिसाब से अपन ने यहाँ पर लिया। तो शोधन परीक्षा, तो वमन की और विरेचन की शोधन परीक्षा कैसे करोगे, तो सबसे पहले तो नाम याद कर लो। मैं यहाँ पर एक सब शोधन परीक्षा हो गए, तो 4 शोधन परीक्षा है। सबसे पहली होती है वैगिकी। कौन सी होती है सबसे पहली, वैगिकी। दूसरी होती है माणिकी। कौन सी होती है, माणिकी। तीसरी होती है आंतिकी, ये लगभग सभी को याद होता है। और चौथी होती है लैंगिकी। ओके, तो इसमें से अभी हम जो देखने वाले हैं वो आपको मैं आंतिकी और लैंगिकी आज एक एक टॉपिक लूंगा। शोधन परीक्षा का ये जो टॉपिक है, ये आपका किस पर बेस रहेगा, टीएनएम मेथड पर। टीएनएम मेथड जो मैंने ऑलरेडी आपको दी थी, वो आज के दिन आप रट कर रख लो। ओके, वो रट लिया आपने, तो कल हम ये पढ़ेंगे, तब तक हम प्लेन पढ़ लेते हैं, ऐसे ही पढ़ लेते पहले। तो सबसे पहले देख लो वैगिकी परीक्षा। सम्यक शुद्धि, प्रवर, मध्यम, अवर, कितने वेग होना चाहिए, 8, 6 और 4। तो चरक और वाग्भट अनुसार वमन में कितने वेग, प्रधान में, मध्य, प्रवर वेग 8 होते हैं, मध्य वेग 6 होते हैं, और अवर वेग कितने होते हैं, 4। मतलब 8 वेग अगर आ गए तो प्रवर शुद्धि हुई, 6 आए तो मध्य हुई, और 4 आए तो अवर शुद्धि हुई।
अब विरेचन में 30, 20, 10 ये लगभग सभी को याद होता है। ये चरक का भी सेम है और वाग्भट का भी है। अब एक ध्यान में रख लेना, सुश्रुत ने वैगी की परीक्षा नहीं बताई। क्या बोला मैंने? सुश्रुत हैज नॉट गिवन वैगी की परीक्षा। तो मैं यहाँ पर सुश्रुत लिख लेता हूं और सुश्रुत को कर देता हूं नो। सुश्रुत नो वैगी की। ओके, तो हो गया अभी चरक सुश्रुत वाग्भट की वैगी की। तो ये तो ऐसे ही याद रह जाएगा आपको। 8, 6, 4 प्रवर मध्य अवर। चलो बोलो, प्रवर मध्य अवर, चरक वाग्भट, 8, 6, 4 वमन, 30, 20 और 10 विरेचन, चरक और वाग्भट। अब इतना ध्यान में रखना है आपको कि सुश्रुत ने वैगी की परीक्षा वर्णन नहीं करी, वमन की भी नहीं करी और विरेचन की भी नहीं करी। ये हो गया आपका पहला शोधन परीक्षा वैगी की। अब मानिकी, ठीक है। अब मानिकी पढ़ने से पहले एक नियम जो है, ये टॉपिक हम कर लेंगे क्योंकि इसमें आप थोड़ा सा चले जाओगे तो आपको इजीली मतलब थोड़ा सा कठिन जाएगा, तो हम कर लेंगे ये टॉपिक, ठीक है। हम इसके बाद डायरेक्टली आंती की परीक्षा लेंगे जो आपको लगभग सभी को याद होती है। तो आंती की परीक्षा आप तब तक ये पढ़ के रख देना। ये टेबल, ये जो टेबल है मानिकी वाला, प्रस्थ वाला, ये लगभग आपने पढ़ा हुआ रहता है। आप याद करके रख दो, कल ऐसे ही याद करो। मैं बाद में कल आपको TNM टेक्निक से कैसे याद कर रहा है, इजी कैसे कर देना, वो कर दूंगा। एक बार बोल दिया 4 सेंटेंस याद करोगे, पूरा याद हो जाएगा, वो कल बताऊंगा। अब आंती की परीक्षा। आंतिकी का मतलब ये है कि वमन के दौरान और विरेचन के दौरान सबसे अंत में कौन से दोष आने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट, अब यहाँ पर वात दोनों में ही बाहर आता है अंत में, है ना। तो वात दृश्य है क्या? नहीं है, तो उसको अपन काउंट नहीं करते। अपन किसको करते हैं? जो दृश्य है, यानी कि जिसको हम फील कर सकते हैं, जिसको हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं, तो पित्त और कफ होता है, इसलिए उनका अंत देखते हैं अपन। तो वमन में सबसे लास्ट में क्या आएगा? बाइल आएगा, यानी कि पित्तांत होगा, और विरेचन में कफांत होगा। ये याद हो जाता है आपको। बाद में दोष प्रवर्तन क्रम, अब ये भी याद होना कि वमन चल रहा है तो सबसे पहले क्या बाहर आएगा, बाद में कौन आएगा, सबसे लास्ट में कौन आएगा। तो ये याद कर लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इजी भी है ये, और ये लॉजिकल भी है, बहुत लॉजिकल है, आप इजीली ये याद कर लोगे। सबसे पहले चरक का। अब वमन है तो वमन आप किसके लिए कर रहे हो? मोस्टली तो कफ के लिए कर रहे हो, तो सबसे पहले कफ आएगा, बाद में पित्त आएगा, बाद में वात आएगा, चरक इजीली हो गया। अब विरेचन में सबसे पहले कौन आएगा? मल आएगा, मल आएगा ना सबसे पहले, बराबर है, क्योंकि पक्वाशय में है, पक्वाशय से विरेचन होने वाला है। पक्वाशय गते दोषे विरेकार्थ विरेचनम। चलो ये याद कर लो, विरेचन की डेफिनेशन याद करो। चलो, पक्वाशये गते दोषे, ये श्लोक है, दोषे विरेकार्थ विरेचनम। क्या बोला? पक्वाशय गते दोषे, पक्वाशय गते दोषे विरेकार्थ विरेचनम। ये आप याद कर लो, एक आपका नियम। तो विरेचन किस लिए किया जाता है? पक्वाशयगत दोष के लिए किया जाता है। पक्वाशय में पहले तो मल रहेगा, तो पहले मल बाहर गिर जाएगा, हो गया वीट। और वीट में यहाँ पर दो चीजें आई, मल और मूत्र, क्योंकि जब भी हम इसको जाते हैं तो दोनों चीजें होती है, मल भी होता है और मूत्र भी होता है। तो इसलिए याद करना, हंसने की कोई भी जरूरत नहीं है, दिस इज प्रैक्टिकल वन। ओके, नेक्स्ट पित्त। उसके बाद क्या आएगा? तो पक्वाशय के ऊपर कौन है? ग्रहणी। तो ग्रहणी में कौन रहेगा? पित्त। और उसके ऊपर कौन है? तो कफ, है ना। उसके बाद तो आमाशय आ जाएगा, तो कफ। देखो जीआई ट्रैक्ट के क्रम से है, तो ये हो गया बात। उसके बाद आप सुश्रुत। अब अवेयर हो जाओ, यहाँ पर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सुश्रुत में क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब ये बहुत ही लॉजिकल बात करते हैं वमन का। चरक का याद हो गया, अभी सुश्रुत का देखेंगे। इनका कहना है कि सबसे पहले तो लालास्त्राव बाहर आएगा भाई, पहले प्रसेक आएगा। सबको पता है ना कि वमन औषधि ले ली आपने, तो सबसे पहले लालास्त्राव आता है, तो पहला आ गया। उसके बाद आमाशय में जो आपने औषधि डाली थी, क्या औषधि डाली? आकंठपान डाला ना आपने, वमनोपक द्रव्य डाला, तो वो पहले बाहर आएगा, है ना। तो औषधि बाहर आ गई, वमनोपक द्रव्य और उसमें मिक्स हुई औषधि। अब उसके बाद बाकी क्रम चरक के समान। तो पहले आया लालास्त्राव, यानी कि प्रसेक, प्रसेक को ही लालास्त्राव कहते हैं। दूसरा मतलब मुंह को पानी आना। दूसरा आया औषधि। ये भी आपको पता होना चाहिए कि औषधि आपने जो आकंठपान लिया था और उसके साथ जो मिक्स मेडिसिन ली थी वो बाहर आएगी। और सबसे लास्ट में आपको पता है कफ, पित्त, वात, ये क्रम रहेगा। अब आ जाओ विरेचन में। विरेचन वेरी इजी, विरेचन में भी वही लॉजिक है जैसा
चरक ने बताया था, बस इसने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का तरीका अलग रखा है, इसको अपन एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले ये हो गया आपका आमाशय, ये हो गया आपका पक्वाशय, राइट। ये हो गया आपका पूरा बड़ा उर भाग, ठीक है। और ये पक्वाशय के बीच में और आमाशय के बीच में हो गई ग्रहणी, ऐसा क्रम है हमारे बॉडी का। ये हो गया उर, ये हो गया टोटल एब्डोमेन। एब्डोमेन में कौन कौन है, तो पहला है आमाशय, दूसरा है ग्रहणी और तीसरा है पक्वाशय। हो गए। अब देखो कैसे होगा। यहाँ पर ये हो गया आपका पक्वाशय और ये हो गई आपकी बस्ती, मतलब ऊपर में, पक्वाशय के ऊपर में बस्ती है ना, वैसे भी बस्ती, तो मतलब विट मल यहाँ पर और मूत्र यहाँ पर। सबसे पहले आएगा मूत्र पुरुष, बाहर आ जाएगा। कौन आएगा सबसे पहले, मूत्र और पुरुष। क्लियर है, मूत्र और पुरुष बाहर आ गए। अब पक्वाशय के ऊपर कौन है, ग्रहणी। ग्रहणी में कौन होता है, अरे चलो बताओ, ग्रहणी में कौन होता है, तो पित्त होता है। अब इंपॉर्टेंट है कफ और औषधि। अब आमाशय में कफ भी है और औषधि भी है, तो सबसे पहले आएगी औषधि, क्योंकि औषधि गई नीचे। तो इसका नियम याद करने के लिए आपको ये पता होना कि वमन में जो हम औषधि लेते हैं वो बिना पचे बाहर गिरती है, अपक्वम तु वमनम। और विरेचन में हम जो औषधि लेते हैं वो पहले पच्यमाण होती है। पच्यमान हो गई मतलब नीचे गई, तो कफ से पहले कौन बाहर आएगा, औषधि बाहर आएगी। तो विरेचन में आपको पित्त के बाद औषधि दिखेगी और उसके बाद मिलेगा कफ। कफांत विरेचन, पित्तांत वमन। लॉजिक समझ में आ गया, फिर से एक बार देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टॉपिक समझ में आ गया तो आप आंसर, कंसेप्ट क्लियर होना, कंसेप्ट क्लियर हुआ तो ही आप आंसर अच्छे से लिख पाओगे। मैं सबसे पहले निकालूंगा, सबसे पहला निकाल देता हूँ, ये हो गया आपका उर, उसके बाद हो गया आपका ये आमाशय, उसके बाद हो गई ये ग्रहणी, उसके बाद हो गया ये पक्वाशय। तो पक्वाशय में से मलमूत्र बाहर आ गया, चलो। उसके बाद पित्त बाहर आया, उसके बाद जो औषधि पच्यमान अवस्था में थी वो औषधि कहाँ पर थी, तो आमाशय में। और कफ कहाँ पर है, तो आमाशय और उर स्थान का कफ, ये दोनों कफ सबसे लास्ट में बाहर आएंगे। चलो हो गया ये आपका। नेक्स्ट, अब बस्ती में, अब बस्ती का देख लो, विट, पित्त, कफ, वात। ऑब्वियस है, मल पहले आएगा, बस्ती डाल दिया पक्वाशय में तो पहले बस्ती आएगा, उसके बाद पित्त आएगा, उसके बाद कफ आएगा और सबसे लास्ट में वात आएगा। ये हो गया। अब एक देखो यहाँ पर, सुश्रुतोक्त बस्ती के दोषों का प्रवर्तन क्रम चरकोक्त किसके समान है, विरेचन के समान है। चलो बोलो, सुश्रुतोक्त बस्ती में दोष प्रवर्तन क्रम चरकोक्त विरेचन के समान में, विरेचन समान है। ये क्वेश्चन आ चुका है, हो गया। चलो ये याद हो गया। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले स्नेहन पढ़ा। स्नेहन क्रूड कोष्ठ में 7 दिन, मध्य कोष्ठ में, सॉरी क्रूड कोष्ठ में 7 दिन और मृदु कोष्ठ में 3 दिन। 7 दिन पश्चात स्नेह क्या हो जाएगा, 7 में हो जाएगा। अगर फिर भी सम्यक स्नेहन ना हो तो क्या करोगे, 8वें दिन गैप देना और 9वें दिन क्या करना, फिर से एक बार से वर्धमान मात्रा में स्नेहपान शुरू करना। अब स्नेहन का लाभ क्या होता है, याद है आपको अभी, अनिलम हंति मृदु करोति देहम मलानाम संगम विनिहंति, दैट इज द सेपरेशन ऑफ द टॉक्सिन्स फ्रॉम द सेल और द टिश्यू। ओके, उसको बाइल में मिक्स करके कोष्ठ में लाएगा। उसके बाद स्नेहन के पश्चात किया गया स्वेदन, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये केवल स्वेदन का लाभ नहीं है। अगर पहले स्नेहन किया है और उसके बाद स्वेदन कर रहे हो, यहाँ पर लिखा हुआ है देख लो, अधिकरण स्वेदन का, इसलिए यहाँ पर टॉपिक का नाम स्वेदन दिया है, किंतु ये जो लाभ है किसका है, स्नेहन पश्चात किया गया स्वेदन। केवल स्वेदन करोगे तो ऐसा लाभ नहीं होगा, ठीक है। तो सूक्ष्मेषु अयनेषु लीनम दोषम नयति द्रवत्व। उसके बाद वमन के एक दिन पहले कैसा आहार दोगे, तो कफोत्क्लेशक, और विरेचन के एक दिन पहले कफ अरुद्धिकर। कौन सा मांस दोगे वमन में, तो ग्राम्य अनुप औदक। कौन सा दोगे, ग्राम्य अनुप औदक, और क्षीर दोगे। और गुण कौन से दोगे वमन में, द्रव सूजर। विरेचन में लघु अशीत। प्रधान कर्म, चलो अगर श्लेष्म बड़ा हुआ है तो क्या अच्छा होगा, वमन अच्छा होगा, और श्लेष्म मंद है तो क्या अच्छा होगा, विरेचन अच्छा होगा। संसर्जन क्रम, प्रधान शुद्धि, शुद्धियां कितने प्रकार की होती है, सम्यक शुद्धियां 3, प्रधान, मध्य और अवर शुद्धि। प्रधान शुद्धि में कितने दिन तक दिया जाता है, 7 दिन तक। मध्यम शुद्धि में 5 दिन तक। बोलना है मेरे साथ, अगर आप बोलोगे तो अच्छा याद होगा। कॉन्शियस माइंड होता है हमारा, है ना, और सबकॉन्शियस माइंड वो एक्सेप्ट करता है जब हम जो चीजें खुद के मुंह से बोलते हैं, तो इसलिए आपको बोलना है मेरे साथ। चलो बोलो। उसके बाद मध्य शुद्धि में 5 दिन और अवर शुद्धि में 3 दिन तक। उसके बाद कौन सा आहार देने वाले हो,
तो पेया विलेपिम अकृतम कृतम युषम रसम। चलो फिर से बोला, पेया विलेपिम अकृतम कृतम युषम च रसम। कितने कितने अन्नकाल? त्रि द्वि एक तष्ट रिस्पेक्टिवली, किसमें? प्रधान मध्य अवर शुद्धि में। ओके, अब ये होने के बाद ये तो अभी आपको टेबल याद हो गया। 12 मध्यम शुद्धि, ये कैसा गिना? तो 14 माइनस 2, 10 माइनस 2 8, और 6 माइनस 2 4। नेक्स्ट, और यहाँ पर कहां पर क्वेश्चन आ सकता है बोला है कि उत्तम शुद्धि में जब युष की शुरुआत करोगे तो एक बार कृत देना और 2 बार अकृत देना। ठीक है, मध्यम शुद्धि में एक बार अकृत एक बार कृत, और हीन शुद्धि में कृत डायरेक्टली, अकृत देने की कोई जरूरत नहीं है वहां पर। वो होने के बाद हमने पढ़ा वैगिकी परीक्षा। वैगिकी परीक्षा में हमने पढ़ा था, सुश्रुत ने वैगिकी परीक्षा नहीं वर्णन की। फिर प्रवर शुद्धि में 8, मध्यम शुद्धि में 6 वेग और अवर शुद्धि में 4 वेग, मतलब इतने वेग आते हैं तो ऐसी शुद्धि वो आप डिसाइड करोगे। और विरेचन में 30 20 10, ये तो आपको याद हो जाता है। आंतिक की परीक्षा बताओ, कफांत कफांत विरेचन और पित्तांत वमन। दोष प्रवर्तन क्रम बताओ, कफ पित्त वात चरक अनुसार वमन में, विट पित्त कफ वात किसमें? विरेचन में। अब सुश्रुत ने क्या चेंज किया? सुश्रुत ने सिर्फ थोड़ा सा ऐड कर दिया, एक तो प्रसेक और औषध, किसमें? वमन में। और विरेचन में क्या किया? उसने बोला कि पित्त के बाद औषधि बाहर आएंगी। यहीं पर आपको क्वेश्चन आएगा, सबसे ज्यादा चांसेस यहीं पर क्वेश्चन आने के है, याद कर लो, अच्छे से रट लो। संसर्जन का महत्व, इस पर आपने 15 मार्क का क्वेश्चन लिखा था। कैसा लिखा था आपको भी पता है, मुझे भी अच्छे से पता है आपने कैसे लिखा था। ठीक है, यथा अनु अग्नि, अनु मतलब कम अग्नि, मतलब छोटा सा अग्नि। जब आप अग्नि जलाते हो कि नहीं खाना पकाने के लिए, तो अनु अग्नि, कम अग्नि, किससे सदृश्यमान होता है? तो तृण गोमय से। गोमय वो रहता है कि नहीं, गोबर जो रहता है उससे, या फिर तृण जो आप डालते हो तो उससे वो बहुत बढ़ जाता है। उसी प्रकार महान स्थिर पचस्ततैव शुद्धस्य पेयादि वीर अंतरग्नि, है ना? तो ये हमको याद रखना है। महान स्थिर सर्व पचस्ततैव शुद्धस्य पेयादिर अंतरग्नि भी, मतलब जैसा वो अग्नि बढ़ता है उसी प्रकार शरीर में का अग्नि, यह जाठर अग्नि, यह महान स्थिर सर्व पचस्ततैव, सब कुछ भी खाए उसको भी पचा सकता है, इतना बलवान हो जाता है। किससे होता है? तो पेयादि भी अंतरग्नि, पेयादि से, पेयादि क्रम से, यानी कि संसर्जन क्रम से। शुद्धि के पश्चात किया गया संसर्जन क्रम क्या काम करता है, क्या कार्य करता है? तो वह महान स्थिर होकर, मतलब बढ़कर, सर्व पचन के लिए योग्य होता है, किसी भी आहार को पचाने के लिए योग्य होता है। तो दिस इज फॉर टुडे। आज हमने इतने टॉपिक्स पढ़े, नेक्स्ट टॉपिक हम कल लेंगे। ओके, थैंक यू।